हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बढ़ता हुआ टॉपिक फंक्शनल एनालिसिस के अंदर कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ मेट्रिक स्पेसेस। अच्छा, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको रियल एनालिसिस 1 आनी चाहिए, मतलब कन्वर्ज कैसे करता है, डाइवर्ज कैसे करता है, लिमिट कैसे होती है और कुछ आपको दीगर थ्योरम जो रियल एनालिसिस में पढ़ाए जाते हैं उनकी हेल्प से ही हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसकी प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको रियल एनालिसिस 1 आनी चाहिए, प्योर मैथमेटिक्स की नो हाउ तो होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर नहीं आती तो मेरी प्लेलिस्ट जाके देख लो, काम हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होती है सीक्वेंस की। मैं कहता हूँ एक सीक्वेंस आपके पास xn है, कोई सी भी, इज अ मेट्रिक स्पेस। अगर वो मेट्रिक स्पेस है, और मैं मेट्रिक स्पेस आपको फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, अगर नहीं मालूम तो आप वहाँ जाकर देखो सबसे पहले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई टैब पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ वो मेट्रिक स्पेस है, इज सेड टू बी कन्वर्ज, और वो सीक्वेंस कन्वर्ज कहलाती है। कब कहलाती है? जब देयर एग्जिस्ट कोई भी एक एलिमेंट एक ऐसा हो या सम एलिमेंट्स ऐसे हों जो x के अंदर से आए, मतलब जो आपका सेट गिवन होता है, सच दैट जब आप उसके अंदर डिस्टेंस फंक्शन निकालो उस सीक्वेंस से और उस x एक पॉइंट से जो आपके सेट में है, उसका रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। जब 0 के बराबर आना चाहिए तो ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इनफाइनाइट xn पर, तो ये कन्वर्ज करेगी किसी भी एक पॉइंट पर। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ? कन्वर्जेंस की। अगर मैं बात करूं कि अगर इस, ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाऊं, मानो बेटा xn माइनस x, तो नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस फंक्शन। तो डिस्टेंस फंक्शन नथिंग बट इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लिमिट है अगर उस सीक्वेंस पे पुट करो तो किसी एक उस पॉइंट पर कन्वर्ज करनी चाहिए जो कि उस सेट में मौजूद होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, मैंने कहा लेट an, मैंने कहा कोई भी an में सीक्वेंस मान लेता हूँ डिस्टेंस फंक्शन को। मैंने कहा ठीक है, और मैं ये बात कह चुका हूँ ऊपर की तरफ भी xn जो है किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है जो कि x है। ठीक है, फिर मैंने कहा an हर उस an के अंदर हर एप्सिलॉन और ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन बेसिकली इज अ डिस्टेंस। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कैसे। मैंने कहा सच दैट उसके अंदर एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा और हर पूरी सीक्वेंस के अंदर वो जो n होगा वो नेचुरल नंबर से छोटा होगा, और वो नेबरहुड के अंदर क्या करेगा? लाई करेगा। अब ये बात थोड़ी सी समझ में ना आने वाली है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना बेटा कैसे। मैंने कहा देखो, ये मैंने एक्सेस बनाया, मैंने कहा ये पॉइंट एक्स ले लेता हूँ, ये मैंने वाई एक्सेस ले लिया। अब मैं कहता हूँ आपसे, मैंने कहा ये कोई आपके पास क्या कहते हैं इस तरीके की सीक्वेंस थी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने कहा एक्स प्लस एप्सिलॉन, और नीचे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने कहा एक्स माइनस एप्सिलॉन। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? नेबरहुड की। नेबरहुड का मतलब उस पॉइंट पर तो कन्वर्ज कर ही रही है, लेकिन उसके आसपास के अंदर भी हमें देखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ देखो ऐसे करके, मैंने कहा ये ऐसे करके बात करता हूँ, मतलब इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक जाएगी? कुछ यहाँ तक जाएगी। और अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक सीक्वेंस का फंक्शन था, अब ये सीक्वेंस यहाँ तक जा रही थी। अब मैंने कहा ये पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर है। तो क्या बात कर रहा है यहाँ पर कि अगर कोई सीक्वेंस xn से लेके x पर कन्वर्ज कर रही है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई एक नंबर इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। कोई भी नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा। जब वो नंबर एग्जिस्ट कर गया तो हर n ग्रेटर देन के लिए बड़ा होगा, मतलब इसमें जो हर n होगा वो नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली वैल्यू 1 है, मैंने कहा ये वाली 2 है, तो हर नेचुरल नंबर से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ये वाली, तो देखो ये बड़ा हो रहा है, तो मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? बड़ा होगा। और कहाँ लाया करेगा? नेबरहुड के अंदर। तो बेटा दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंस, कि सीक्वेंस को मेट्रिक स्पेस के जरिए हम कन्वर्ज कैसे करते हैं, ये बात हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि इस पे रिलेट करती है। मैंने कहा नोट करो। अब मैं क्या नोट किया कि जो कन्वर्जेंस की जो लिमिट है वो मस्ट भी क्या है? किसी भी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। मैंने क्या बोला? लिमिट x इज इक्वल टू xn इज नथिंग बट इक्वल टू द पॉइंट। पॉइंट के बराबर एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक सेट लेता हूं अपने पास से 0 से लेके 1, और कहां पर? रियल नंबर्स के अंदर। जब मैं सेट लेता हूं तो मैंने कहा इस पर डिस्टेंस फंक्शन में लगा सकता हूं। डिस्टेंस फंक्शन यही होता है हमारे पास बेसिक कैलकुलस वाला डिस्टेंस फंक्शन। तो डिस्टेंस फंक्शन अगर मैं लगाता हूं तो मैंने कहा सीक्वेंस मेरे पास क्या बन रही है? 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब अगर मैं इस सीक्वेंस की जनरल फॉर्म बनाता हूं, मैंने कहा लिमिट n इज अप्रोचिंग नथिंग बट इंफिनिटी, तो ये क्या बनेगा? 1/n।
क्योंकि मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता जाऊंगा, वैल्यू कहाँ तक जाएगी बेटे, वहां तक जाएगी। और याद रखना जीरो इसमें इंक्लूड नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम कितना आंसर आता है इसका, जीरो। इसका मतलब क्या, वो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, जीरो पर। और एक बात मैंने ऊपर बता दी थी कि आपका जो एलिमेंट होगा वो हमेशा कहां से आएगा, एक्स से आएगा। लेकिन जीरो तो आ रहा है, पर जीरो इस फंक्शन के अंदर, सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो उसका मतलब ये जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू दिस सेट, वैसे तो कन्वर्जेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस सेट नॉट कन्वर्जेस, कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस हम किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं कोशी सीक्वेंस के साथ हम बात करेंगे क्या कहते हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस किसको कहते हैं। ये बेसिकली एज अ कोशी सीक्वेंस की बेस पर ही आपको समझाऊंगा मैं, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो कि मैं क्या आपसे बातें करना चाह रहा हूं। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम यहाँ पर चेक करेंगे किस तरीके से आपकी जो लिमिट होगी, कन्वर्जेंस होगी, वो बाउंडेड भी होगी और यूनिक भी होगी। हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, फटाफट से इसको लिखो फिर हम आगे चलेंगे। चलो स्टूडेंट्स, हम आगे चल के बात करते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। अब यहाँ जरा से दो कंडीशंस हैं। मैंने कहा जब भी आपकी एक्स एन की जो लिमिट है, जो मैंने अभी पढ़ाई, कि अगर वो यूनिक है, किसी भी एक पॉइंट पर यूनिक है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपकी जो सीक्वेंस, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना बेटा, बाउंडेड होगी। और बाउंडेड का मतलब आप सब लोगों को मालूम है कि ऑलमोस्ट यही होता है कि सुप्रीमम और इन्फीमम का एग्जिस्ट करना, और ऐसा ज़रूरी नहीं भी होता। ये बात आपने जहन में बिठा लो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर शायद ना हो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि ज़रूरी नहीं कि किसी भी एक सेट के लिए अगर सुप्रीम इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो बाउंडेड ना हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस हैं, कुछ काउंटर एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट बात यही होती है कि इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक हो क्या बात। अब मैं बोलता हूं अगर आपके पास कोई भी एक्स एन सीक्वेंस है, वो एक्स पर कन्वर्ज कर रही है, वाई एन वाई पर जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का डिस्टेंस फंक्शन निकालूंगा तो डी एक्स वाई पर जाएगा। सिंपल कंडीशन है। तो मैं पहले वाले की बात करता हूं। मैंने कहा अगर एक्स एन कोई भी एक सीक्वेंस है जो एक्स पर जा रही है, मैंने कहा टेकिंग, मान लेता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने कहा मान लिया 1। मैंने कहा तो मैं एक ऐसा n हमेशा फाइंड कर सकता हूं जिसमें डिस्टेंस फंक्शन लेस देन 1 हो। ठीक अभी पीछे बताकर आया फिगर बनाकर कि मैं ऐसा n निकाल सकता हूं, क्योंकि ऐसा n एग्जिस्ट करता है, ऐसा n एग्जिस्ट करता है जो हर नेचुरल नंबर से छोटा होता है। ऑब्वियसली सी बात। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैं ये बात कह सकता हूं कि डी एक्स एन, अगर एक्स एन का अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन निकालूं तो वो लेस देन तो 1 था, लेकिन उसके अंदर एक n एग्जिस्ट करने के लिए वहां पे एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। मैंने कहा वेयर a इज इक्वल टू, जितने भी आप डिस्टेंस फंक्शन लोगे उसका सुप्रीमम की मैंने वैल्यू रख दी a के बराबर, यानी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा तो बेटा ये इसके बराबर हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात करता हूं, देखो गौर करना, मैंने कहा मैं बात करता हूं b की। मैंने कहा देखो अगर एक्स एन एक्स पर जा रही है, वाई एन वाई पर जा रही है, तो डिस्टेंस फंक्शन एक्स और वाई का वहां पर जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए, लेट कर लो कि आपकी जो एक्स एन की जो सीक्वेंस है वो एक्स पर जा रही है, वाई एन की सीक्वेंस है जो वाई पर जा रही है, और मैं एक सीक्वेंस और मान लेता हूँ एक्स एन की जो कहां तक जा रही है, जेड तक जा रही है। ऐसा पॉसिबल है, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा कहा। तो अगर मैं मान लो डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स जेड निकालता हूं किसी भी एक पॉइंट पर, तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या मैं बात कर सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स टू एक्स एन प्लस डिस्टेंस फंक्शन फ्रॉम एक्स एन टू जेड। ऑब्वियसली सी बात है, मैं कह सकता हूं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो मैं बताता हूं कैसे। अगर देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में बना के दिखाऊं, तो मैंने कहा ये रहा x, ये रहा z, और मैंने कहा ये रहा xn। तो x से लेके xn एक ये फंक्शन बना सकता हूं मैं, डिस्टेंस फंक्शन आपस में, और xn से लेके z ये फंक्शन भी मैं आपस में बना सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन बाय द हाइपोटेन्यूज, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इट इज वेरी इजी। तो ये बात ऐसी रहेगी। तो अगर ये ऐसी है, डिस्टेंस फंक्शन सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर एक बात अगर मैं कहूं कि अगर आपकी जो xn है वो भी x पर जा रही है और xn z पर भी जा रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, मेरा x जो है वो कहां जा रहा है, z के ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इसमें सेम वैल्यूज पुट कर दूं, यानी कि xn की जगह में z रख दूं, तो यहाँ पर गौर करो कि अगर xn की जगह मैंने z रख दिया, तो मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होती है
कि डी एक्स कामा एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली सी बात है, डिस्टेंस फंक्शन जीरो हो जाता है। मैट्रिक स्पेस क्या बोलता है, अगर मेरे अंदर दोनों चीजें आप सेम रख दोगे तो मैं जीरो कर दूंगा। ऑब्वियसली सी बात, जब मैं जीरो कर दूंगा तो ये डिस्टेंस फंक्शन को जरा गौर से देखना कि अगर मैं ऐसा करता हूं, ये क्योंकि ये जो मेरे पास सीक्वेंस बन रही है ये मेरे मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी एक्सियम नंबर 2 को वेरीफाई करती है। जब ये वेरीफाई कर रही है तो भाई यहाँ एक बात आपसे कह सकता हूं कि अगर ऐसा हो, सुनना गौर से सुनना, कि अगर ऐसा हो कि अगर मैं डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स एन और वाई एन को कैलकुलेट करूं तो वो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी लेसर देन और इक्वल होगा किसके, मैंने कहा लेसर देन इक्वल होगा एक्स एन से लेके एक्स प्लस डिस्टेंस फंक्शन एक्स से लेके वाई और आगे चल के क्या बोलूंगा डिस्टेंस फंक्शन वाई से लेके वाई एन। ऑब्वियसली सी बात, इसको तोड़ के तो इससे लिख सकता हूं ना मैं। जब ऐसे मैं लिख सकता हूं तो अगर मैं इस फंक्शन को यहां लेकर आ जाऊं, मैंने कहा देखो डी एक्स एन कॉमा कॉमा मैंने कहा वाई एन माइनस डी एक्स वाई इज लेसर देन इक्वल टू डी एक्स एन कामा एक्स और प्लस डी वाई एन कामा वाई, क्योंकि हम डिस्टेंस फंक्शन में बाय सिमेट्री ऐसा लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, अगर मैं सॉर्ट बाय सिमेट्री ना भी लिखूं क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन आपका डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा लिख भी सकता था, कोई फर्क ना पड़ता, ठीक हो गया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं और अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे मॉड लगा लेता हूं, मैंने कहा मॉड लगा सकता हूं, डिस्टेंस फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो मैं ये बात ऊपर थोड़ी देर के लिए बताकर आ चुका हूं कि ये जो दोनों के दोनों हैं वो एप्सिलॉन से छोटे होंगे। देख लो, अगर मैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो ये चीज मतलब क्या हुआ, ये जो चीज है डी एक्स एन वाई एन माइनस कर देता हूं डी एक्स कामा वाई इज नथिंग बट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और मुझे कॉची सीक्वेंस क्या कहती है, कॉची सीक्वेंस कहती है कि अगर कोई एक्स एम सीक्वेंस हो उसमें से एक्स एम माइनस सीक्वेंस करें तो वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वेयर शुड एन एग्जिस्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये चीज मेरी कॉची सीक्वेंस कहती है, ये हमें पहले से मालूम था। और बाय द मैट्रिक स्पेस, बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, बाय द एक्सियम ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, ये बात हमें कह रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन का मॉड है, जो दोनों सीक्वेंसों का डिस्टेंस था इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक स्पेस, वो भी लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हो, कोई भी अगर आपके पास सीक्वेंस हो जिसका एक्स एम फंक्शन और एक्स एन फंक्शन, दो सीक्वेंस का आपस में डिस्टेंस जो है अगर वो लेसर देन एप्सिलॉन आ जाता है तो बेटा इस चीज को आप क्या कहते हो, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। क्या बोलते हो, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहते हो। ये बात उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने एक्सियम्स ऑफ मैट्रिक स्पेस का यूज करके आपको कॉची सीक्वेंस बना के दिखाई, और कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यही होती है। तो ये ऐसी अगर आपके पास टर्म एग्जिस्ट करती है, मतलब तो क्या बोलोगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। और मैं आपको बात बताता हुआ चलूं कि आपके पास जो रियल नंबर्स का सेट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है, ये दोनों के दोनों बेटा क्या होते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आई कि व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द कॉची क्राइटेरिया, और कि लिमिट अगर यूनिक होगी तो आपका सीक्वेंस बाउंडेड होगा। और ये बात अपने जहन में बिठा के रखना कि जरूरी नहीं कि बाउंडेड होने के इनफिमम और सुपरमिम एग्जिस्ट करे, ठीक हो गया। और इस पर आप स्टडी करते रहना, बाकी मैं इस पर वीडियो और बना दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको सारी बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज द कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम और आगे अच्छी तरीके से बढ़ सकें। जब तक मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।